विजन आईएएस के नोट्स हैं। क्लासरूम अध्ययन सामग्री भूगोल का जो भाग है वो 5 है और इसका पहला चैप्टर हम कर चुके हैं जो प्रवासी से संबंधित था, और अब दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कृषि से संबंधित। कृषि विश्व एवं भारत, और पेज नंबर 13 से शुरू होता है और 45 पे ख़त्म होता है। तो चलो शुरू करते हैं। कृषि मानवीय आर्थिक क्रियाओं में कृषि सबसे अधिक प्राचीन, प्रचलित एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या आज भी कृषि में संलग्न है। यद्यपि विकसित देशों में 10% लोग कृषि में लगे हैं, परंतु अधिकांश विकासशील देशों में लगभग 70% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि एक प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप है, मतलब पुराने समय से चली आ रही है। मेक्सिको, नील घाटी, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि प्राचीन सभ्यताएं कृषि के विकास के साथ ही विकसित हुई थी। कृषि आर्थिक क्रिया के साथ साथ एक जीवन पद्धति भी है जो क्षेत्र विशेष के लोगों के रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक लक्षणों में परिलक्षित होती है। उदाहरण स्वरूप भारत विभिन्न भागों में प्रचलित लोहड़ी, होली, पोंगल, ओणम आदि विभिन्न त्योहार कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मतलब जो भी त्योहार आते हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होते हैं। जैसे हम होली मनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पकी हुई फसलों की पूजा होती है। संक्रांत मनाते हैं तो उस समय जो हमारी फसलें होती हैं वो बोने का समय होता है या फिर थोड़ी बड़ी हो चुकी होती हैं। तो जो भी हमारे त्योहार हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से ही जुड़े हुए हैं। कृषि की पद्धतियों एवं प्रणालियों में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ये प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरण से अनुकूलन के फलस्वरूप विकसित हुई है। अब हेडिंग 1.1 कृषि के प्रकार। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। इन सभी कारकों के प्रभावाधीन विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के प्रारूप एवं पद्धतियों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। डी.एस. विटलसी ने कृषि के प्रादेशिक स्वरूप को वातावरणीय एवं मानवीय परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित 5 आधारों में इसको वर्गीकृत किया है। कौन कौन से आधार हैं? पॉइंट नंबर 1 फसल तथा पशु साहचर्य। 2 पे है भू उपयोग की गहनता। 3 पे है कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन। 4 पे है मशीनीकरण का स्तर, और 5 पे है कृषि संबंध भवनों तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार का संयोजन। उपरोक्त आधारों पर संपूर्ण विश्व की कृषि प्रणालियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाली कृषि कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि आदिम कृषि का रूप है। यह आदिकालीन जीविकोपार्जी कृषि वर्तमान में भी विश्व के कुछ भागों में विद्यमान है। मतलब आदिकालीन मतलब ये पुराने समय से चली आ रही। पुराने समय में ऐसी कृषि करते थे क्योंकि लोग एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग जाके रहते थे। तो ये पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पे लोग इसको करते हैं। जैसे आदिवासी लोग हो गए, वो लोग क्या करते हैं, ये स्थानांतरण वाली कृषि है इसको करते। यह कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 3 वृहद भागों अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त के दोनों ओर, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका के कुछ भागों में की जाती है। कृषि की इस प्रणाली के अंतर्गत कृषक किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर लेता है और उस पर कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है। इस कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है तथा वनस्पति के जलने से प्राप्त राख में पोटास होती है जो उर्वरक का काम करती है। पहले ये जो रासायनिक उर्वरक होते थे, जो केमिकल वाले होते थे, ये नहीं होते, नेचुरल थे। तो नेचुरल किससे बनाते थे? तो वही जो पशुओं के अपशिष्ट होते थे उनसे, फसलों के अपशिष्ट होते थे उससे, और जो राख बचती थी उसको भी इसी में काम में लेते थे, क्योंकि राख में क्या होती है? पोटास होती है जो भूमि को उर्वरक बनाती है।
इस प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने से कृषि उपज में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भाग को छोड़कर दूसरे भाग को साफ करके उस पर कृषि कार्य करने लगता है। इस प्रकार कृषक समय समय पर कृषि के स्थान में परिवर्तन करता रहता है। इस कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि में बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती पुराने औजारों जैसे कुदाली, फावड़े, हाशिया आदि के द्वारा की जाती है। इस विधि में हल का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब बीजों को ऐसे ही छिड़का जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मलेशिया में लदांग कहा जाता है, फिलीपींस में इसको पेन गिन कहा जाता है, मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनोगो, ब्राज़ील में रोका एवं जायरे तथा मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो क्या भारत में भी की जाती है, और भारत में भी की जाती है तो कहाँ पे की जाती है, इस बारे में बात करते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि पूर्वोत्तर राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमानों पर की जाती है। इसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंध के जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि होती है वे अधिक वर्षा तथा उच्च तापक्रम के क्षेत्र हैं। भारी वर्षा के कारण घुलनशील पोषक तत्व निक्षालित हो जाते हैं, अतः कार्बनिक तत्वों की कमी, निक्षालन तथा वनस्पतियों को जलाने के कुप्रभावों से मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार एक स्थान पर केवल 2-3 वर्षों तक ही कृषि की जा सकती है। इस कृषि में खाद्यान्न ही अधिक उगाए जाते हैं, मतलब खाने की जरूरतों को पूरी करने वाली फसलें ही बोई जाती हैं, क्योंकि यह जीविकोपार्जी कृषि है। इस कृषि की मुख्य फसलें हैं मक्का, केला, शकरकंद। कृषक जो भी फसल उत्पन्न करता है उसका उपयोग कर लेता है। इसमें प्रति हेक्टेयर एवं प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। स्थानांतरित कृषि की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। इस आलोचना के 2 आधार हैं। पहला आधार ये है कि इससे वनों का ह्रास होता है, जिससे पर्यावरणीय अवनयन होता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा आधार है कि मिट्टी की उर्वरकता का नाश होता है तथा मृदा का अपरदन होता है। मतलब ये कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, मतलब उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। उनको काटा जाता है तो मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। परंतु यदि कृषि एक निश्चित सीमा तक की जाए, जिससे मृदा एवं वनस्पति प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए एवं प्राकृतिक तंत्र का संतुलन न बिगड़े, तो इस कृषि से कोई हानि नहीं है। अतः ये कहना कि स्थानांतरित कृषि हर परिस्थिति में हानिकारक है, न्याय संगत नहीं है। अब बात करते हैं स्थानबद्ध कृषि के बारे में, मतलब एक ही स्थान पे की जाने वाली कृषि के बारे में। अपने आर्थिक विकास के इतिहास के एक लंबे काल तक मनुष्य घुमक्कड़ रहा, मतलब घूमता रहा। स्टार्टिंग में संग्रहण करता, आखिर तक पशु मतलब प्रवासी पशु चारण करने वाले अथवा स्थानांतरित कृषि के रूप में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। अंततोगत्वा जब उसने कृषि करना सीखा तो वह समय के साथ स्थानबद्ध हो गया। स्थानबद्ध कृषि में एक परिवार या कई परिवारों का एक समूह एक स्थान पर स्थायी रूप से रहकर फसलें उगाते हैं। कहीं कहीं पर भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है, परंतु अधिकतर यह वैयक्तिक होता है। ऐसी कृषि की विशेषता यह है कि किसान भू संरक्षण की पद्धतियां अपनाते हैं तथा एक फसल प्रतिमान को विकसित करते हैं। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। कृषि कार्यों में सहायता के लिए तथा अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन भी करते हैं, जिससे उन्हें खाद प्राप्त होती है। कृषि कार्यों में वह किसान के स्तर के अनुसार विभिन्न औजारों का प्रयोग करते हैं। कृषि कार्यों में वह विकास के स्तर के अनुसार विभिन्न औजारों का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण की स्थिति तथा वर्तन काल की अवधि के आधार पर वे एक से अधिक फसलें उत्पन्न करते हैं।
कृषि कार्यों के बीच बीच में अवकाश के समय वे अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य काम जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बनाना आदि करते हैं। वनों के निकट रहने वाले स्थानबद्ध कृषक वनों से संग्रहण भी करते हैं। इसी प्रकार बागानी कृषि के क्षेत्रों में किसान अपने निजी खेतों के अतिरिक्त बागानों में भी काम करते हैं। यह कृषि मुख्य रूप से अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी के पठारी एवं अन्य उस प्रदेशों में की जाती है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु, घनी आबादी तथा विरल वनस्पति इस कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। भारत के कुछ भागों को छोड़कर अन्यत्र में स्थानबद्ध कृषि की जाती है। स्थानबद्धता ने हमारे किसानों के सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव डाला है। मतलब ये कि ये क्या करती है, स्थानबद्ध है, ठीक है। जैसे हमारे खेत हैं तो हमारे दादा के भी वही खेत थे, पापा के भी, हमारे भी, तो उस स्थान से हम क्या हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में स्थानबद्ध कृषि ही की जाती है। जो स्थानांतरित कृषि है वो बहुत कम एरिया में की जाती है। अब बात करते हैं गहन कृषि के बारे में। छोटी जोतों पर भूमि की प्रति इकाई पर अधिक पूंजी तथा श्रम प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कृषि गहन कृषि कहलाती है। इस कृषि में बोई जाने वाली मुख्य फसल चावल है। ये इम्पोर्टेंट है कि गहन कृषि जो है उसमें मुख्य फसल कौन सी है, चावल है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना होता है। इसमें किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी छोटी जोत पर कार्य करते हैं, उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग करते हैं और यथासंभव अधिक कंपोस्ट तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। सिंचाई का प्रबंधन करके फसल की सफलता के उपाय करते हैं। पौधों के संरक्षण के उपाय के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर पूंजी निवेश तो बढ़ जाता है, परंतु प्रति एकड़ उपज भी अधिक प्राप्त होती है। गहन कृषि के क्षेत्र वे हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है, कृषि योग्य भूमि पर दबाव अधिक है। जापान, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत तथा इंडोनेशिया आदि इस प्रकार के कृषि देशों के उदाहरण हैं। कौन सी कृषि देशों के उदाहरण हैं? गहन कृषि। भारत में गहन कृषि व्यापक रूप से उत्तरी मैदानों और तटीय मैदानों के सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। विस्तृत कृषि की बात करते हैं। ये बड़ी जोतों पर कृषि यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि है। यह कृषि उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जा सकती है जहां जनसंख्या का घनत्व कम है, अतः भूमि एवं मनुष्य अनुपात अधिक है। कम तथा महंगा श्रम उपलब्ध होने के कारण कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम होती है, परंतु कुल उत्पादन अधिक होता है। इसका कारण कृषित भूमि का क्षेत्रफल बड़ा होना है। कम संख्या में श्रम लगाए जाने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत कृषि मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती है। विश्व में विस्तृत कृषि के प्रमुख क्षेत्र कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रेरी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के पंपास, सोवियत संघ का स्टेपी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इन क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों के अधिकांश भागों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण ये समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित हैं। वर्षा की मात्रा समुद्र से दूर होने के कारण कम है, परंतु कम तापक्रम के कारण इसकी प्रभावशीलता अधिक है। विस्तृत कृषि में फार्म का आकार बड़ा होता है। लगभग 1600 हेक्टेयर तक के फार्म होते हैं। कृषि कार्य पूर्ण रूप से यंत्रों से किया जाता है। जुताई के लिए ट्रैक्टर, पाटा चलाने के लिए लेवलर और बीज बोने के लिए सीड ड्रिल, कटाई व मड़ाई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत कृषि में एक या दो फसलों में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत पैदा किया जाने वाला मुख्य अनाज गेहूं है। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गहन कृषि की मुख्य फसल है चावल, और अब हमने पढ़ा कि विस्तृत कृषि की मुख्य फसल क्या है, गेहूं।
भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी राज्यों में विस्तृत खेती व्यापक रूप से की जाती है। अब आगे बात करते हैं हम जीविकोपार्जी कृषि अथवा निर्वाह कृषि। ये कैसी होती है, क्या होती है, बात करते हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य ऐसी फसलें उगाना होता है जिससे कृषक के परिवार का भरण पोषण संभव हो सके। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में होने वाले स्थानीय लोग कृषि उत्पाद के संपूर्ण अथवा अधिकांश भाग का में उपयोग करते हैं। इसमें फसलों का विशिष्टीकरण नहीं हो सकता क्योंकि कृषक वे सारी फसलें उगाना चाहते हैं जो उनके उपयोग के लिए आवश्यक है। इसलिए जीविकोपार्जी कृषि के फसल प्रतिमान में धान्य, दलहन, तिलहन आदि का समावेशन होता है। विश्व में निर्वाह कृषि के दो रूप पाए जाते हैं। पहला है आदिम निर्वाह कृषि, मतलब पुराने समय से जो चलती आ रही है वो, जो स्थानांतरित कृषि का पर्याय है। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, जो एशिया के मानसूनी भागों में घने बसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व अधिक है, अतः उपलब्ध भूमि का गहनतम उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत धान की खेती छोटे छोटे खेतों में पानी भरकर की जाती है। अधिकतर काम हाथ से किए जाते हैं। श्रम की अधिक मांग इस क्षेत्र की उच्च जनसंख्या के घनत्व का एक कारण है। छोटी जोतों के अतिरिक्त छोटे छोटे खेत इस क्षेत्र की विशेषता है। इस कृषि की एक विशेषता यह भी है कि एक ही वर्ष में धान की कई फसलें उगाई जाती हैं। गहन कृषि किए जाने से मिट्टी की उर्वरकता का ह्रास होता है। कृषक उर्वरता नष्ट न हो इस हेतु हरी खाद, गोबर, कंपोस्ट, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जापान में प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जिन भागों में धान की कृषि के लिए वर्षा अपर्याप्त है अथवा वर्धन काल सीमित है, वहां धान के अतिरिक्त अन्य फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तिलहन तथा दलहन। भारत के प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी चीन, मंचूरिया तथा उत्तर कोरिया में धान के साथ साथ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। बर्मा के शुष्क भागों में ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें हैं। गहन निर्वाह कृषि जो है वो उसके भी बाद में दो प्रकार हो जाते हैं, जैसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, मतलब जो गहन निर्वाह कृषि की जाती है लेकिन उसमें ज़्यादातर चावल बोए जाते हैं। इसमें चावल प्रधान फसल होती है, इसलिए यह एक फसली कृषि कहलाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। इन कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि की गहन उपयोग होता है। इन यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तथा नदियों द्वारा निक्षेपित उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता होती है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। भारत बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एवं निचला मैदान, कंबोडिया व वियतनाम के मेकांग नदी का बाढ़ के मैदान आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। पहले हमने पढ़ा था कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, मतलब इसमें मुख्य रूप से चावल बोया जाता था। अब चावल रहित मतलब चावल भी हो सकता है लेकिन उसके साथ और फसलें भी बोई जाती हैं। चावल प्रमुख रूप से नहीं बोया जाता। मानसून एशिया के अनेक भागों में ऊंचावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना पर्याय संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरगम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं, दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं तो वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के, वो कैसे होते हैं। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए पैदा करना होता है, अतः उत्पादन में फसल विशिष्टीकरण इसकी मुख्य विशेषता है। संसार में यह कृषि मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है।
मध्य अक्षांशों में वाणिज्यिक अन्न कृषि एवं उष्णकटिबंधों में रोपण कृषि। वाणिज्यिक अन्न कृषि की बात करते हैं, इसका जो पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें बात करते हैं वाणिज्यिक अन्न कृषि। कृषि का यह प्रकार मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी उगाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र, सोवियत संघ के यूक्रेन क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी एशिया में भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रचलित है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, अतः खेत से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति एकड़ उत्पादन इसमें कम होता है। भारत में वाणिज्यिक कृषि बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं की जाती, परंतु हरित क्रांति के बाद कुछ हद तक कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ। यहाँ पर सीमित मशीनीकरण हुआ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, रोपण कृषि। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसका ऐतिहासिक विकास उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों द्वारा किया गया। यह संगठित एवं व्यवस्थित कृषि है जिसकी तुलना विनिर्माण उद्योग से की जा सकती है। इसकी परंपरागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विरल जनसंख्या घनत्व वाले बहुत बड़े क्षेत्रों पर की जाने वाली कृषि है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार है। प्रारंभ में उपनिवेशी देशों ने पूंजी निवेश किया तथा बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूरों तथा बाहर से लाए गए बंधुआ मजदूरों के श्रम से कृषि कार्य शुरू किया। बड़े फर्मों का प्रबंधन पूर्णतः उपनिवेशी देशों के लोगों के हाथ में था। फसल विशिष्टीकरण इसका मुख्य ध्येय था ताकि एक फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके व्यापार किया जा सके। उदाहरण के लिए भारत में असम की पहाड़ियों, दार्जिलिंग तथा श्रीलंका के चाय के बागान, मलेशिया के रबर के बागान, ब्राजील के कॉफ़ी के बागान आदि इस कृषि में श्रम तथा पूंजी अधिक लगते हैं। इसमें अधिकांशतः कार्य बागान पर ही किए जाते हैं। विश्व के अधिकांश रोपण कृषि क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तटीय भागों, नौगम्य नदियों के किनारे अथवा रेल एवं सड़क मार्गों के निकट स्थित हैं। सस्ते परिवहन के साधन इस प्रकार की व्यापारोन्मुख कृषि के लिए आवश्यक हैं। विभिन्न देशों में रोपण कृषि के अंतर्गत बागानों का आकार भिन्न भिन्न है। सामान्यतः इनका आकार 4 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर तक होता है, परंतु कहीं कहीं पर ये बागान बहुत बड़े आकार के होते हैं। भारत में रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल और रबर का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन पर भी उतना ही बल दिया जाता है। फसल और पशुपालन का एक अच्छा संयोजन इस कृषि की विशेषता है। इस कृषि में फसल केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहीं पैदा की जाती, बल्कि इसके साथ साथ चारे तथा नकदी फसलें भी उसी पैमाने पर उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा सोवियत संघ के उपजाऊ त्रिकोण में कौन कौन से हैं? लेनिनग्राड, ओडेसा, इर्कुटस्क को मिलाकर बनने वाला एक त्रिभुज में प्रचलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिश्रित कृषि क्षेत्र मक्के की पेटी है। मक्का का प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जई, गेहूं तथा घास भी पैदा की जाती है। सोवियत संघ के मिश्रित कृषि क्षेत्र में गेहूं, आलू, चुकंदर भी पैदा किए जाते हैं और साथ ही पशुपालन भी किया जाता है। सूरजमुखी की खेती भी इसी क्षेत्र में की जाने लगी है। यहाँ पर आलू, गेहूं एवं राई इत्यादि का उपयोग चारे की तरह किया जाता है। पश्चिमी यूरोप में मिश्रित कृषि फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, डेनमार्क तथा आयरलैंड में की जाती। बात करते हैं आगे डेयरी कृषि के बारे में। दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की नगरीय मांग की पूर्ति हेतु दुधारू पशुओं, विशेषतः गायों के पालन को डेयरी फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। डेयरी कृषि का विकास यूरोप में औद्योगिकरण से सहसंबंधित नगरीकरण के कारण हुआ है।
नगरों में जनसंख्या की वृद्धि से दुग्ध उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई, जिसकी आपूर्ति के लिए डेयरी कृषि विकसित हुई। यूरोपीय देशों के अतिरिक्त कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया में भी डेयरी फार्मिंग की जाती है। साधारणतः डेयरी उद्योग नगरों के पास अवस्थित होता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। डेयरी व्यवसाय में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं को चराने एवं देखरेख आदि कार्य मशीनें नहीं कर सकती। इस उद्योग में श्रम की भांति पूंजी भी अधिक लगती है। नियोजित आवास, मशीन, चारे के सीलों आदि के निर्माण में पूंजी लगानी पड़ती है। दूध के प्रशीतलन और संचय आदि प्रबंधन में भी अत्यधिक धन लगता है। डेयरी कृषक दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त चारा, घास, मक्का, आटे तथा गेहूं का उत्पादन भी करता है, जो चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आटे नहीं, ओट लिखा हुआ, सॉरी, ओट, ये कुछ चारा ही होता होगा। भारत में दुग्ध व्यवसाय अधिक व्यवस्थित ढंग से गुजरात में सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें पर्याप्त सफलता भी मिली है। दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए राज्यों में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का भी गठन किया गया। ये कुछ संस्थान हैं जो अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। अब आगे बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जो दक्षिणी यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह प्रचलित है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून का भी यही उत्पादन होता है। अब बात करते हैं आगे ट्रक कृषि के बारे में। जो ट्रक कृषि होती है, क्या होती है, इसमें क्या बोया जाता है, कैसे सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में। व्यापार के उद्देश्य से साग सब्जी की खेती ट्रक कृषि है। इस कृषि का नगरीकरण से घनिष्ठ संबंध है। नगरों में बहुत बड़ी संख्या का एक स्थान पर निवास करती है, इससे साग सब्जी की मांग बढ़ जाती है। अतः नगरीय अंचल में कृषक सब्जी की खेती करते हैं। सब्जी नाशवान उत्पाद है। इसे अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता, मतलब ये जल्दी खराब हो जाता है। यातायात के साधनों के विकास से भी इस कृषि में उन्नति हुई है। इसमें गहन कृषि पद्धति अपनाई जाती है। छोटी जोतों में सिंचाई के साधनों, खाद एवं उन्नति बीजों का प्रयोग करके यह कृषि की जाती है। प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया जाता है। प्रशीतलन एवं शीत संचयन के साधनों द्वारा अब सब्जी को अधिक समय तक रखा जा सकता है। बाजार की मांग की आपूर्ति के लिए रिले फार्मिंग भी की जाती है। यूरोप के औद्योगिक नगरों के आसपास, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यह कृषि अधिक विकसित है। भारत में लंबा वृद्धन काल उपलब्ध है, अतः यहाँ प्रत्येक भाग में सब्जी उगाई जाती है। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, अतः सब्जी की कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर। उद्यान कृषि के मुख्य उत्पाद फल एवं फूल हैं। फल फूल की कृषि कृषक अपने उपभोग के अतिरिक्त व्यापार के लिए करते हैं। इन उत्पादों की भी मांग नगरों में अधिक होती है। फलों एवं फूलों में बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, जामुन, नारियल, काजू, कटहल आदि। शीतोष्ण कटिबंध के देशों में सेब, आड़ू, अखरोट, नाशपाती, रसबेरी तथा भूमध्य सागरीय देशों में खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू आदि मुख्य फसल है। फलों की कृषि के विकास का आधार परिवहन के साधनों का विकास है। तीव्र परिवहन साधनों के विकास से नष्ट होने वाले फल शीघ्र ही बाजार पहुंचा दिए जाते हैं।
फूल एक मुद्रादायिनी फसल है। नगरों में इसकी मांग अधिक है। जॉर्जिया तथा आर्मीनिया में गुलाब उत्पन्न किए जाते हैं, जो सर्दियों में सोवियत संघ के उत्तर के नगरों में भेजे जाते हैं, जहां जहां इस मौसम में फूलों की कमी रहती है। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती विश्व विख्यात है। ये मतलब एक फूल का प्रकार है। भारत में गुलाब तथा गेंदे के फूल अधिक पैदा किए जाते हैं। अजमेर के पास पुष्कर घाटी में गुलाब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दिल्ली के आसपास भी फूलों की खेती वृहद पैमाने पर की जाती है या की जा रही है। कश्मीर घाटी फूल पैदा करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के करेवा भूमि पर केसर की खेती होती है। करेवा भूमि वो है जो एक मतलब बहुत दूर तक गहरा खड्डा होता था, लेकिन नदियों द्वारा उसे भर दिया गया, तो वहाँ पे जो मिनरल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ की भूमि जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, उसे बोला जाता है करेवा भूमि। और वहाँ पे किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। कन्नौज, जौनपुर तथा लखनऊ में फूलों पर आधारित सुगंधित तेल का उत्पादन किया जाता है। प्रबंधन के अनुसार कृषि का विभाजन एक आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि का प्रबंधन एवं कृषि कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार एक आवश्यक पक्ष है। कृषि की सफलता तथा उसकी प्रगति प्रबंधन की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर होती है। उद्योगों की भांति कृषि पर भी उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व का प्रभाव पड़ता है। भूमि तथा कृषि उत्पादन के अन्य कारक व्यक्तिगत रूप से किसान के स्वामित्व में होते हैं अथवा उन पर ग्राम के सारे किसानों का मिला जुला स्वामित्व होता है। कहीं कहीं पर भूमि पर स्वामित्व समाज या सरकार का होता है। अब बात करते हैं खेतीहर कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि का प्रबंधन किसान व्यक्तिगत रूप से करता है। भूमि तथा उत्पादन के अन्य कारकों पर उसका स्वामित्व होता है। अपने खेतों पर वह स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों की सेवाएं भी प्राप्त की जाती हैं। कुछ स्थानों पर किसान बटाई या किराए पर जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करके भूमि का स्वामित्व किसानों को सौंप दिया गया। कई स्थानों पर भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण के पश्चात शेष जमीन का आवंटन भूमिहीनों में कर दिया गया। भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए गए तथा प्रत्येक राज्य भूमि के वितरण की असमानता को मिटाने के लिए प्रयत्नशील है। सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होती है? जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत खेत अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। यह सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित कृषि है। इसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व उन सभी किसानों का सामूहिक रूप से होता है जो सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसकी कार्यकारिणी के सदस्य दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं। प्रत्येक सदस्य सहकारी खेतों पर श्रम करते हैं। सहकारी खेती की विशेषता यह है कि इसमें जोत का आकार बड़ा हो जाने के कारण मशीनीकरण किया जा सकता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव होता है तथा बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया जा सकता है। यूरोप के कुछ देशों जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड तथा बेल्जियम में सहकारिता बहुत अधिक सफल हुई। भारत में स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलन चलाया गया, परंतु कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को सफलता कम मिली। महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें तथा सहकारी गन्ने की खेती के प्रयोग को तथा गुजरात में सहकारी डेयरी को पर्याप्त सफलता मिली। मतलब कुछ गिने चुने फैक्ट हैं वहाँ पे हमें सफलता मिली, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सफलता नहीं मिली। कौन से देश हैं जहाँ पे सफलता मिली? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम में सहकारिता को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। अब हम आगे बात करते हैं सामूहिक कृषि के बारे में, जिसे कोलखोज भी कहा जाता है। मतलब किसी देश में इसको कोलखोज के नाम से जाना जाता होगा। ग्रुप में फार्मिंग करना। इस प्रकार की कृषि का
आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत सभी किसान अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने भीतर रखते थे। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती थी एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती थी। लक्ष्य से अधिक उत्पन्न होने वाला भाग सभी सदस्यों में वितरित कर दिया जाता था। उत्पादन एवं किराए पर ली गई मशीनों पर किसानों को कर चुकाना पड़ता था। सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस प्रकार की कृषि में संशोधन किया गया। सहकारी फार्म। अब हम बात करेंगे सहकारी फार्म के बारे में, जिसे सोवखोज भी कहा जाता है। यह कृषि सोवियत संघ के मॉडल पर स्थापित कुछ अन्य साम्यवादी देशों की कृषि पद्धति है। सर्वप्रथम इसका आविर्भाव सोवियत संघ के नए कृषि क्षेत्रों जैसे साइबेरिया एवं कजाकिस्तान में किया गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है। श्रमिकों को वेतन दिया जाता है। इनका संचालन फैक्ट्री की भांति किया जाता है। इनमें मशीनों का वृहद प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कृषि कार्य अर्थात जुताई से कटाई तक मशीनों की सहायता से किया जाता है। कुछ अन्य देशों में भी सरकारी खेती प्रारंभ की गई है। भारत में सरकारी फार्म का एक उदाहरण है। क्या है वो? सूरतगढ़, जो कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पड़ता है। किसका उदाहरण है? सरकारी फार्म का उदाहरण है। अब इसका जो 2.2 नंबर पॉइंट जो है वो है भू संसाधन। क्या है? भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा भिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। हालांकि भूमि विशाल मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग करने की पद्धति और श्रेणी इसे सीमित संसाधन बनाती है। भूमि उपयोग का निर्धारण करने के दो मुख्य कारक हैं। पहला है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत स्थलाकृति, मृदा, जलवायु आदि कारक हैं। सेकंड है मानवीय कारक। इसमें आते हैं कि जनसंख्या का विकास, भूमि नियंत्रण की अवधि, प्रौद्योगिकी, भूमि अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक आदि कुछ मुख्य मानवीय कारक हैं। 2.1 पॉइंट है इसमें भारत में भू उपयोग वर्गीकरण। अब बात करते हैं भारत में भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार है। भारत में भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। कौन? भारत में भू राजस्व विभाग जो है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भू राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण द्वारा मापा गया कुल क्षेत्रफल है तथा यह स्थायी रहता है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है वनों का क्षेत्र, मतलब फॉरेस्ट, वन क्षेत्र। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विभाग द्वारा भूमि के अंतर्गत वनों के रूप में अधिसूचित किया गया है, भले ही यहाँ कोई भी वृक्ष आच्छादित हो या नहीं हो। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। कुल वन क्षेत्र में 1950-51 से 2010-11 में 73% की वृद्धि हुई। वर्तमान में यह लगभग 24% है, जबकि 1952 की वन नीति के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भाग को वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।
इसका दूसरा पॉइंट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसकी बात करते हैं। इस भाग में भौगोलिक क्षेत्र का ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों अवसंरचना मतलब सड़कें, नहरें आदि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। द्वितीय एवं तृतीय कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। तीव्र गति से नगरीकरण के विकास कारण इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। तीसरा पॉइंट है इसका बंजर एवं व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड़ आदि को कृषि हेतु व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया जाता है। इसका चौथा पॉइंट है स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भाग का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। इस भूमि के लाभ पूरे समुदाय के सदस्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में इसके क्षेत्र में कमी आ रही है। इसका उपयोग कृषि हेतु किया जा रहा है। विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इसकी बात करते हैं, जो क्या है 5वां पॉइंट है। ये बोए गए नीवल क्षेत्र में सम्मिलित भूमि है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान एवं फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में भी बढ़ते कृषि कार्यों के कारण कमी आ रही है। इसका छठा पॉइंट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। यह भूमि दलदलीय, खारा, मृदा अपरदन के कारण कटाव युक्त या घने झाड़ीदार भूमि हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से भूमि उद्धार तकनीक द्वारा सुधार कर ऐसी भूमियों को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, जिससे इसके क्षेत्र में कमी आई है। इसका सातवां पॉइंट है वर्तमान में परती भूमि। वर्तमान में जो परती भूमि है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि को परती रखना एवं सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। 8वां पॉइंट है पुरातन परती भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। देश में से अधिकांश भूमि या तो खराब गुणवत्ता की है या इस तरह की भूमि पर कृषि की लागत बहुत अधिक है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। इसका 9वां पॉइंट है नीवल बोया क्षेत्र। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह नीवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। नीवल बोया क्षेत्र उस वर्ष के किसी भी फसल सत्र में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बोया जाता है। वर्तमान में नीवल बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 46.28% है। कितना? 46.28% है। 2.2 पॉइंट जो है वो है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भारत में भू उपयोग परिवर्तन। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था का आकार, बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी के कारण भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव से द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त कर ली जाती है। समय के साथ अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। फिर भी भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण कम नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं और इसने
और इसने देश के भूमि उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। यह पता चलता है कि वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों तथा अवसंरचना संबंधी उत्तरोत्तर विस्तार पर है। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के विस्तार के कारण कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि पर कृषि योग्य व्यर्थ चारागाहों एवं पेड़ों की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा प्रतिभूमि में क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे बंजर भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि में गिरावट आई है। इसका तीसरा प्रमुख पॉइंट है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूल रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था है। भले ही जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 2016-17 में लगभग 17.32% रह गया, पर आज भी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब लगभग 58% जनसंख्या। कृषि और खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 2.7% है। यह वैश्विक आयात में 1.24% है। कृषि और खाद्य निर्यात में भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से भी महत्व है। भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 10.23% एवं कुल निर्यात में 2.74% है। और ये आंकड़े जो हैं ये इसमें नोट्स में पुराने हैं, अभी नए जो होंगे उनको ऐड कर लीजिए। स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या और उसकी जीडीपी में योगदान पर गौर किया जाए तो कहा जा सकता है कि अब तक कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का पूर्ण दोहन संभव नहीं हो पाया है। यदि कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन किया जाए तो अगले कुछ वर्षों में भारत न केवल 10% के आर्थिक विकास दर के लक्ष्य तक पहुंच सकता है, वरन इसे लंबे समय तक बरकरार भी रख सकता है। आज आर्थिक सुधारों को मानवीय रूप प्रदान किए जाने की बात की जा रही है। यह तब तक संभव नहीं है तब तक कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक उदारीकरण के लाभों को गांवों और किसानों तक नहीं पहुंचाया जाए। इसके लिए कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की शुरुआत आवश्यक है। कृषि के द्वारा आर्थिक लाभों का अपेक्षाकृत समतापूर्वक वितरण संभव है, जिससे धन के संकेंद्रण की प्रक्रिया बाधित होगी। इस संदर्भ में कृषि का विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार संभावनाओं के विस्तार से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र का विस्तार भारतीय औद्योगिकरण को एक नया आयाम दे सकता है। यह कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के द्वारा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान कर सकता है। कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके जरिए भारतीय किसानों को बाजार से जोड़ते हुए आर्थिक उदारीकरण के लाभों को उन तक पहुंचा पाना संभव है, जो किसान की क्रय क्षमता में सुधार के लिए औद्योगिक उत्पादों की अतिरिक्त मांग को सर्जित करेगा। इससे औद्योगिक संवृद्धि दर में गति आएगी। संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र भारतीय राज्यों के भौगोलिक असंतुलन को कम कर सकता है। समग्र भारतीय समाज में विद्यमान आर्थिक सामाजिक विषमता को कम करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका सब पॉइंट है 3.1 भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है जीवन निर्वाह कृषि। क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। सामान्य रूप से भारतीय कृषि की प्रकृति जीवन निर्वाह है। किसानों के पास आमतौर पर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और फसल उत्पादन अधिकांशतः परिवार के उपयोग के लिए होता है, और इसके अलावा जो कुछ शेष बचता है उसे बाजार में बेच दिया जाता है। जनसंख्या का दबाव।
कृषि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करती है और भूमिहीन श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को रोजगार भी उपलब्ध कराती है। इसलिए कृषि पर भारी दबाव है। इसके अलावा शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदल रही है। पशुओं का महत्व है। भारत में कृषि से जुड़े कई कार्यों जैसे जुताई, सिंचाई और कृषि उत्पादों का परिवहन आदि पशुओं द्वारा किया जाता है। भारत में पशु किसान के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। भारतीय कृषि प्रणाली का पूर्ण रूप से यंत्रीकरण अभी भी दूर का लक्ष्य है। मानसून पर निर्भरता। भारतीय किसान मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता है, जो अनिश्चित, अविश्वसनीय और अत्यधिक अनियमित है। फसल के अंतर्गत कुछ क्षेत्र का लगभग 44% भाग वार्षिक सिंचाई के अंतर्गत है और शेष मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। कृषि जोतों का छोटा आकार। देश में भूजोत के आकार का राष्ट्रीय औसत केवल 1.15 हेक्टेयर है। ये छोटे आकार के खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं और इस प्रकार की कृषि की प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है। हमारे देश के अधिकांश किसान जिस भूमि पर कृषि करते हैं उसके वे मालिक नहीं होते। फसलों के प्रकार में विविधता। अत्यधिक अनुकूलन पर्यावरणीय दशाओं के कारण भारतीय किसान विविध प्रकार की उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फसलों की खेती करने में सक्षम हैं। इसके अंतर्गत खाद्य फसलों और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। खाद्य फसलों का आर्थिक दबाव। खाद्य फसलों का उत्पादन भारतीय किसानों की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यह देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाता है। भारत में कृषि के अंतर्गत कुल भूमि का लगभग 2/3 भाग खाद्य फसलों के लिए समर्पित है। चारे की फसलों का कम महत्व है। पशुधन की संख्या के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फिर भी कृषि पद्धति में चारे की फसलों को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं तो हमारे घरेलू पशुओं की कुल किस्में निम्न गुणवत्ता कोटि की हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं है। पॉइंट 3.2 भारत की फसल ऋतुएं। हमारे देश में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती हैं। खरीफ की बात करते हैं। खरीफ की फसलें जून सितंबर के महीने में मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। उत्तर राज्यों में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और तूर तथा दक्षिणी राज्यों में प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली आदि शामिल हैं। किसमें? खरीफ में, जो गर्मी में बोई जाती है ना, उसमें। रबी की फसलों की बात करते हैं। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस ऋतु में उत्तरी राज्यों में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, तोरियां, सरसों, जौ आदि शामिल हैं। दक्षिणी राज्यों में प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली और ज्वार शामिल हैं। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी फसलों की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरे, सब्जियों और चारा फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। हालांकि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती है। यहाँ का तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए दक्षिणी भारत में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जाती है। एक सारणी दी गई है, उसको देखते हैं। कृषि ऋतु और उनकी अवधि, ऋतुएं और फसलें दी गई। जैसे खरीफ क्या है? कृषि ऋतु। अवधि क्या है? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु। फसलें क्या हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और दाल जैसे मूंग, उड़द। रबी क्या है? कृषि ऋतु। कब बोई जाती है? अवधि क्या है? अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। ऋतु क्या है? शीत ऋतु। और फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, तिलहन जैसे तोरियां और सरसों आदि।
जायद क्या है? कृषि ऋतु। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल से मई जून में। ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। सब्जियां, फल जैसे तरबूज और ककड़ी तथा चावल, मक्का आदि बोए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3.3 कृषि के प्रकार। फसल के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार। फसल के लिए आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सिंचित कृषि और दूसरा है वर्षा आधारित कृषि, जिसे बारानी भी कहते हैं। तो पहले को देखते हैं सिंचित कृषि के बारे में। सिंचित कृषि को भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। रक्षित सिंचाई, इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसमें वर्षा जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। दूसरा है उत्पादक सिंचाई। इसका उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि को कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र कृषि भूमि। आर्द्र भूमि कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट और गन्ना आदि। शुष्क भूमि कृषि की बात करते हैं। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। शुष्क भूमि कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट है इसमें वर्षा जल संचय तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह दो वर्षा की अवधियों के बीच सूखापन के अंतर को कम करने में मदद करता है। दूसरा है आवश्यकता से अधिक वर्षा की उपलब्धता जल को भूमि के अंदर रिसने में मदद करती है। इससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। तीसरा है शुष्क भूमि खेती के दो मुख्य स्रोत मृदा और जल हैं। चौथा पॉइंट है यह अधिक समय तक शुष्कता मृदा के क्षरण को बढ़ाती है। पांचवा पॉइंट है मृदा की ऊपरी परत के नष्ट होने के कारण मृदा अनुत्पादक और अनुर्वरक हो जाती है। छठा पॉइंट है शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः गरीब किसान करते हैं। ये किसान धन की कमी के कारण सिंचाई और मृदा की उर्वरता में निवेश करने में असमर्थ होते हैं। सातवां पॉइंट है आय को बढ़ाने के लिए पूरक रूप से पशुपालन किया जाता है। अगला पॉइंट है 3.4 पॉइंट फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न। फसल प्रतिरूप एक निश्चित क्षेत्र पर फसलों के वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यदि किसी क्षेत्र के फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न फसलों के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। फसल के प्रतिरूप पर किसान का निर्णय कई कारकों मृदा एवं जलवायु, घरेलू आवश्यकताओं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों, बाजार की संरचना, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाओं, श्रमिकों की उपलब्धता, तकनीकी विकास, सरकारी नीतियों आदि पर निर्भर करता है। अधिकांश भारतीय किसान छोटे और बड़े पैमाने पर अपने खेतों पर एक से अधिक फसलों की खेती करते हैं और कुछ विशिष्ट फसल संयोजन की 3 से 4 वर्ष की अवधि में फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। वर्षा निर्भर और सूखे इलाकों के क्षेत्र में एक विशेष फसल के तहत विस्तृत क्षेत्रों पर खेती करने में अधिक जोखिम के कारण फसल की पैदावार में बड़ी विविधता मिलती है, जबकि निश्चित सिंचाई के क्षेत्र में सिर्फ कुछ ही फसल प्रणाली का पालन किया जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत और राष्ट्रीय स्तर पर अनाज उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3.4.1 खाद्य फसलें। पॉइंट नंबर 3.4.1 खाद्य फसलें। देश के सभी भागों में खाद्य फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर
2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलों को अनाज एवं दालों में वर्गीकृत किया जाता है। 3.4.1.1 जो पॉइंट है इसमें बात की गई है अनाज की। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व के लगभग 11% अनाज का उत्पादन कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत जो है वो विश्व के लगभग 11% अनाज का उत्पादन कर चीन और अमेरिका के बाद कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। अनाज उत्पादन में भारत का कौन से स्थान है? तीसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का है और दूसरा किसका है? अमेरिका का है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों जैसे चावल, गेहूं और मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चावल के बारे में। भारत में चावल सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। देश की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसकी अनेक किस्मों की पैदावार होती है। यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यक होती है। चीका-युक्त जलोढ़ मृदा जो जल को सिंचित रख सके चावल के लिए आदर्श होती है। चावल की अच्छी पैदावार हेतु खेतों को पानी से भरा जाता है। चावल की कृषि में श्रम की प्रधानता अधिक होती है। भारत विश्व में चावल के उत्पादन का 22% योगदान देता है तथा यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 1/4 हिस्सा चावल की फसल के अंतर्गत। देश में 5 प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गोल्डन राइस एक नई किस्म का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का एक स्रोत होता है। गोल्डन राइस विटामिन ए से परिपूर्ण एक संभावित नए भोजन आधारित दृष्टिकोण के रूप में विकसित किया जा रहा है। विटामिन ए की कमी एक गंभीर सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो विश्व स्तर पर लाखों लोगों को, विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण अनाज है। पहला कौन सा है? चावल। दूसरा कौन सा है? गेहूं। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। चीन के बाद भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहले कौन आता है? चीन आता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। यह विश्व के 12% गेहूं का उत्पादन करता है। यह मुख्य शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म ऋतु में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की जरूरत होती है। अत्यधिक वर्षा गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायी होती है। गेहूं की कृषि हेतु हल्की दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा चाहिए होती है गेहूं के लिए? हल्की दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। यह एक रबी फसल है। गेहूं की खेती में अत्यधिक श्रम की जरूरत नहीं होती है। इसका 85% क्षेत्र उत्तरी मध्य भारत में केंद्रित है। 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ज्वार की बात करते हैं। यह दक्षिणी व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसल है। दक्षिणी राज्यों में ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्वार के बारे में बात कर रहे हैं। यह दक्षिणी और मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसल है। दक्षिणी राज्यों में ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ज्वार। खरीफ फसल के रूप में इसकी कृषि 26 से 33 डिग्री सेल्सियस औसत मासिक तापमान वाले क्षेत्र में होती है। विकास के दौरान लगभग 30 सेंटीमीटर
वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है, जैसे चिकनी और बलुई मृदा आदि। ज्वार की खेती के लिए चिका, रेगूर, जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त होती है। देश के कुल ज्वार उत्पादन का आधे से ज़्यादा उत्पादन अकेले महाराष्ट्र करता है। कौन सा? महाराष्ट्र। ज्वार के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। उत्तर भारत में यह मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। अब बात करते हैं बाजरे के बारे में। बाजरा भारत के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरे की कृषि की जाती है। यह फसल लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में और लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाया जाता है। यह फसल मुख्य जलवायु तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में उगाई जाती है। बाजरा के अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा हैं। अब हम बात करते हैं मक्का के बारे में। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मृदा एवं अर्धशुष्क जलवायुवीय परिस्थितियों में उगाई जाती है। इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाज की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती है। आगे हम बात करेंगे दलहन के बारे में। अभी तक हम अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, अब दलहन के बारे में बात करेंगे। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दलहन शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है तथा विश्व की लगभग 20% दालें उत्पन्न करता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चना के बारे में बात करते हैं। यह एक उप उष्णकटिबंधीय फसल है जो मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक कृषि हेतु 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हैं। अब बात करते हैं अरहर के बारे में। यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है। इसे लाल चना या पिगोन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों में बोई जाती है। अरहर के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। अब हम बात करेंगे तिलहन के बारे में। खाद्य तेल की आवश्यकता पूर्ति हेतु तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश और कर्नाटक का पठार भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मूंगफली के बारे में। भारत विश्व के 17% मूंगफली का उत्पादन करता है। भारत विश्व के, जैसे विश्व में 100% होती है तो उसका 17% भारत पैदा करता है। यह मुख्य रूप से शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं तोरिया और सरसों के बारे में। तिलहन में बहुत से फसलें सम्मिलित हैं जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि। ये उप उष्णकटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के उत्तर पश्चिमी व मध्य भाग में रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है। मतलब 1/3 भाग कहाँ से आता है? राजस्थान से। तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक है।
अन्य तिलहन फसलों की बात करें तो सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाले अन्य प्रमुख तिलहन फसलें हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश के 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और दोनों मिलकर देश के 90% का। सूरजमुखी की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में केंद्रित है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, परंतु संचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। अब बात करेंगे हम नकदी फसलों के बारे में। तो नकदी फसलों में सबसे पहले कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। भारत छोटे रेशे वाली कपास और लंबे रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश मेघ रहित होना चाहिए। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। कपास के तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब, हरियाणा हैं। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में। जूट यह पश्चिमी बंगाल तथा इससे सटे पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। पश्चिमी बंगाल देश के कुल जूट उत्पादन का लगभग 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार और असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। जूट की खेती के लिए आदर्श तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में बोई जा सकती है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, साथ ही औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य एवं 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर कृषि उत्तर प्रदेश तक सीमित है। किसकी? गन्ने की। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिणी भारत में इसकी विस्तृत कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सिंचाई वाले भाग में की जाती है। अब बात करेंगे चाय के बारे में। चाय एक रोपण फसल है। यह पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। यह उष्ण आधारित उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मृदा में बोई जाती है। चाय के पौधे की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों और पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। चाय निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका एवं चीन के पश्चात तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में उच्चतम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कौन सी? अरेबिका। कॉफ़ी के कृषि के लिए आदर्श तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा जो होती है वो 150 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी खेती की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। अकेले कर्नाटक में। और कॉफ़ी से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें फसलों के बारे में बताया गया है कि फसलें कौन सी हैं, जलवायु विदशाएं, मृदा, कृषि, जो अभी हमने पढ़ा उसी को सारणी में दर्शाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, भारत में कृषि विकास। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत में कृषि की महत्ता
इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि देश के लगभग 57% भूमि पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व में कुल भूमि पर केवल 12% भूमि विश्व में जबकि विश्व में कुल भूमि पर केवल 12% भूमि पर ही कृषि की जाती है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था बहुत सीमा तक जीविकोपार्जी रही है। आज़ादी के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी था, जिसकी प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए, जैसे व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों की कृषि की गई और कृषि गहनता को बढ़ावा दिया गया। कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1950 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मेक्सिको तथा चावल फिलीपींस की अधिक उत्पादकता वाली नई बीज किस्में कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक के साथ HYV बीजों की किस्मों को अपनाया गया। कृषि विकास की इस नीति का खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सीमित भागों तक सीमित थी। इससे देश में कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु देश में कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया। इसने कृषि के प्रसार और दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बागवानी, पशुपालन और जलीय कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया गया। हालांकि ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य तथा बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें, अंतर प्रादेशिक और अंतर व्यक्तिगत विषमताएं आदि चुनौतियां इनके मार्ग में अवरोधक रही। कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार, अधिक उत्पादकता वाली फसलें, सिंचाई में विस्तार, उन्नत उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग ने देश में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार किया। सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना आदि योजनाएं प्रारंभ की गई। साथ ही तिलहन और वनस्पति तेल पर राष्ट्रीय मिशन और तिलहन, दलहन और मक्का पर प्रौद्योगिकी मिशन के कारण भारत में कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है। इसका 5वां पॉइंट है, जो प्रमुख पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत गठित एक स्वायत्त संस्था है। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसे पूर्व में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था। यह 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। इस शीर्ष संस्था को देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से देश में कृषि में हरित क्रांति एवं तत्पश्चात संबंधित गतिविधियों के विकास को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उसके प्रमुख कार्य कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान में शिक्षा को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना, अनुसंधान और उसका प्रयोग, योजना निर्माण और समन्वय आदि करना। कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान और संबंधित विज्ञान तथा मत्स्य पालन से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन और सूचना प्रणाली के माध्यम से अनुसंधान और समावेशन गृह के रूप में कार्य करना तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के हस्तांतरण की स्थापना और उन्हें बढ़ावा देना।
कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, गृह विज्ञान और संबंध विज्ञानों से संबंधित जानकारी, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के बारे में सूचना के प्रसार साधनों से परामर्श सेवाएं प्रदान करना। कृषि से जुड़े विषयों में ग्रामीण विकास के व्यापक क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को देखने के साथ ही अन्य संगठनों जैसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सहकारी योजनाओं के विकास द्वारा कटाई से पहले की तकनीक का विकास करना आदि शामिल है। सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना। परिषद ने हाल ही में इस दिशा में अनेक प्रकार की पहल की है। इसमें कुछ प्रमुख निम्न हैं, जैसे फार्मर फर्स्ट। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और कार्यान्वयन के लिए किसानों और वैज्ञानिकों के इंटरफेस को समृद्ध बनाना है। स्टूडेंट रेडी नामक कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी कृषि उद्यमी के रूप में उभरे और इसके लिए यह कार्यक्रम कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कौशल निर्माण और व्यापार मॉड्यूल को एकीकृत करता है। आर्य कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को बरकरार रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के विकास के लिए व्यापक नीति विकसित करने एवं नए दौर के किसानों की आवश्यकता को समझने हेतु एक नई अभिनव कार्यक्रम है। मेरा गांव मेरा गौरव नामक पहल जो है वह गांव में वैज्ञानिक कृषि की प्रभावी और गहरी पहुंच बनाने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। छठा पॉइंट जो है वो प्रमुख छठा पॉइंट जो है वो है कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास। देश में कृषि की उपज सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक और सिंचाई के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से प्रत्येक उत्पादन के स्तर में वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बीज। कृषि विकास में समुन्नत बीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में किसान आमतौर पर खेत से बचाए गए बीजों पर निर्भर रहते हैं, जिसके बार बार उपयोग से बीज प्रतिस्थापन दर कम हो और उत्पादकता कम होती। नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने और किसानों तथा पौधों के प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकारों, ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सहकारी बीज समितियों और निजी क्षेत्र के सहभागिता से भारतीय बीज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किसानों को सस्ती कीमत पर विभिन्न फसलों के गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2005-06 के बाद से बीज के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत सुविधाओं की विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय योजना कार्यान्वयन की जा रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन को मंजूरी दी गई। आगे बात करते हैं मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी। कृषि यंत्रीकरण द्वारा समय की बचत, उत्पादन लागत कम करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। कृषि कार्यों के संचालन में उचित मशीनीकरण के साथ 10 से 15% तक उत्पादन और कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। कस्टम भर्ती केंद्रों एवं हाईटेक मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए कदम उठाया गया है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को फार्म मेकेनाइजेशन का लाभ मिल सके। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन की शुरुआत की है, जिसमें कस्टम भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आगे है एकीकृत पोषक प्रबंधन। भारत की 80% से अधिक यूरिया आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू उत्पादन से की जाती है, लेकिन हम पोटास और फॉस्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत हद तक विदेशी आयात पर निर्भर है। नाइट्रोजन जनित उर्वरकों का सीमा से अधिक प्रयोग तथा फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों का सीमित प्रयोग एक बड़ी चिंता का विषय है। इस हेतु उर्वरक में छूट को कम करके उचित मूल्य प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि टिकाऊ कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके।
सरकार ने यूरिया सेक्टर में नई निवेश नीति 2012 को अधिसूचित किया है, जो पारंपरिक क्षमताओं में वृद्धि कर निवेश को बढ़ावा देगा। आयात निर्भरता में कमी तथा आयात प्रतिस्थापन द्वारा आयात क्षमता मूल्य से नीचे की कीमत पर निवेश को प्रोत्साहित कर सब्सिडी में बचत करेगा। 2010 में कार्यान्वित 2010 में कार्यान्वित फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत पोषक तत्व सामग्री के आधार पर पीएम की मतलब पोटास और फॉस्फेटिक उर्वरकों की प्रत्येक ग्रेड को वार्षिक आधार पर निर्धारित सब्सिडी की एक निश्चित राशि दी गई है। द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत निर्माताओं विपणकों को अधिक खुदरा मूल्य तय करने की अनुमति दी गई है। सिंचाई। यद्यपि भारत ने सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी सतही और भूजल दोनों में सिंचाई की क्षमता कम है। कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर किसानों को मदद करने के लिए मृदा और जल संरक्षण विधि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, जिसमें प्रभावी वर्षा जल प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। 7वां प्रमुख पॉइंट है कृषि का सतत और समावेशी विकास। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तत्वाधान में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ने भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तनशील उत्पादन प्रणाली में बदलने के लिए फसलों और पशुपालन दोनों के क्षेत्र में उपयुक्त अनुकूलन और समन्वय उपायों के माध्यम से प्रयास किया है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एक योजनाबद्ध हस्तक्षेप के रूप में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, खेतों में कुशल जल प्रबंधन और बारिश वाले प्रौद्योगिकियों के स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है वो उपयुक्त कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख आयामों अर्थात बीज और संस्कृति, जल, कीट, पोषक तत्व, कृषि पद्धति, ऋण, बीमा, बाजार, सूचना और आजीविका विविधीकरण की पहचान करता है, जो 4 कार्यात्मक क्षेत्रों के माध्यम से अनुकूलन और समन्वय उपायों को शामिल करता है, अर्थात अनुसंधान और विकास, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एवं प्रैक्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केप क्षमता बिल्डिंग। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। पूर्वी भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार वर्ष 2010-11 से 7 पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप स्कीम पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कृषि जलवायु उपक्षेत्रों की प्रमुख बाधाओं का समाधान करते हुए कृषि प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के जरिए चावल आधारित फसलन प्रणाली के उत्पादकता को बढ़ावा देना है या बढ़ाना है। पूर्वी प्रदेशों में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जा रहा है। जिप्सम के प्रयोग द्वारा मृदा में लवण का सुधार, इन तिलहन फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लौह, सल्फर का उपयोग को बढ़ावा देना है। अम्लीय मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए चूना, पेपर स्पंज, जैविक खाद, हरी खाद का प्रयोग कर भूमि का पुनरुद्धार करना है। उर्वरक, जैविक खाद, जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पोषक प्रबंधन का संवर्धन करना है। मृदा क्षरण को रोकने तथा बहते हुए जल को संग्रहित करने के लिए मृदा और जल संरक्षण को अपनाना, जैसे गर्मियों में जुताई, चौड़ी अवनालिका, मेड़बंदी, मानसून पूर्व बुआई और वर्षा जल संचय आदि, मतलब फार्म तालाब। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई को अपनाकर सिंचाई जल प्रयोग दक्षता को बढ़ावा देना है।
इस क्षेत्र में संकर चावल के अलावा शकरकंद, जौ, मक्का, दाल और तिलहन जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों का संवर्धन करना है। पूर्वी क्षेत्र में, जो कि अब तक खाद्यान्न के अभाव वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से जाना जाता है, इस कार्यक्रम की मदद से खाद्य अधिशेष क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इस क्षेत्र में 562.6 लाख टन चावल के उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 19.8% अधिक है तथा देश के कुल वृद्धि का 7% है। इस क्षेत्र से खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान 1032 टन। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश की कुल वृद्धि 2.2% के मुकाबले इस क्षेत्र में 11.32% की वृद्धि हुई है। संसाधन आवंटन और उपयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ने न केवल मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में उत्पादन में आई गिरावट की भरपाई की, बल्कि खाद्य पदार्थों के उच्चतम उत्पादन में काफ़ी योगदान दिया है। अनाज अर्थात चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि स्थानीय रूप से पंजाब और हरियाणा पर दबाव को कम करने और अनाजों को खरीदने तथा भंडारण, परिवहन और अन्य इससे संबंधित लागतों को कम करने का अवसर प्रदान करती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब नियमित प्रयास के साथ लाभ को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन की खरीद और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगे और कदम उठाए जाएंगे। भारतीय कृषि की समस्याएं, 8वां पॉइंट जो है प्रमुख पॉइंट, भारतीय कृषि की समस्याएं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। देश की अधिकतर कृषि समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध तक शामिल हैं। यह अनाज केंद्रित क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त और भूमि जल उर्वरक जैसे इनपुट पर आधारित हो चुकी है। इसकी पृष्ठभूमि में तीव्र औद्योगिकरण भूमि की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन जल की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है एवं भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन प्रोटीन उपभोग को बढ़ा रहा है। भारतीय कृषि द्वारा सामना की जा रही कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहली समस्या है मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या मानसून पर निर्भरता है। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 44% भाग ही सिंचित है, अतः शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। चूँकि भारत में वर्षा अनिश्चित और अनियमित है, अतः इससे सूखे तथा बाढ़ दोनों ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है। निम्न उत्पादकता भी प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व के अन्य देशों जैसे अमेरिका, रूस, जापान की तुलना में कम है। भूमि संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। कृषि की पुरानी पद्धति भी प्रमुख कारण है। भारतीय कृषक कृषि में पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं। अधिकांश कृषि कार्यों को शारीरिक रूप से सरल और पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करके संचालित किया जाता है। यह किसानों की उत्पादन क्षमता को बाधित करता है। वित्तीय संसाधनों की कमी तथा ऋणग्रस्तता। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। कृषि से कम होती आय, मूल्यों की अनिश्चितता तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। भूमि सुधारों की कमी। भूमि सुधारों के पूर्ण लागू न होने के परिणाम स्वरूप भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही है। उचित भूमि रिकॉर्ड का न होना किसानों को शोषण के प्रति सुभेद बनाता है। छोटे खेत तथा विखंडित जोत।
भारत में छोटे खेत व सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटी जोत है और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का आकार और भी कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए, विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकांश किसान फसलों की पैदावार अपने उपभोग के लिए करते हैं। इन किसानों के पास इतनी जमीन नहीं होती कि वे अपनी ज़रूरतों से अधिक उत्पादन कर सकें। अधिकांश छोटे और सीमांत किसान खाद्य फसल की खेती करते हैं जो उनके अपने परिवार के खपत के लिए होती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। व्यापक अल्प बेरोजगारी। भारत में कृषि क्षेत्र में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है जो 4 से 8 माह तक चलती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सबसे गंभीर समस्या है। उर्वर भूमि का एक बड़ा भाग वायु अपरदन, निर्वनीकरण, अत्यधिक चराई, रसायनों के अत्यधिक प्रयोग और सामयिक वर्षा के कारण मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलांक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारीयता के कारण अपनी उर्वरता खो चुका है। उचित विपणन व्यवस्था का अभाव। ग्रामीण भारत में विशेषकर कृषि उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए अधिकांश किसान अपने कृषि उत्पादन को स्थानीय व्यापारी और बिचौलियों को सस्ते मूल्य पर बेचने को मजबूर हैं। आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन और जल संसाधनों का प्रबंधन कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, परिवहन, भंडारण और विपणन की समस्या भी गंभीर है। कृषि साख की समस्या किसानों की प्रमुख समस्या है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी 1/3 से अधिक किसान अपनी साख संबंधी आवश्यकताओं के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है, जहां ब्याज की दर आरबीआई की रिपोर्टिंग के मुताबिक 60 से 150% तक है। कृषि विविधीकरण का अभाव। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। आज फल, उद्यानों और बगीचों का कुल कृषि भूमि में हिस्सा महज 3.4% है। इसके लिए बहुत हद तक सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जिम्मेदार है, जो खाद्यान्न फसलों के पक्ष में है। कृषि क्षेत्र दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। अनुसंधान एवं विकास कार्यों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाना और अनुसंधान को खेत तक पहुंचाने में विफलता। गरीबी और अशिक्षा के कारण सरकार द्वारा चलाई गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वर्षों पहले 96% किसानों ने कभी फसल बीमा नहीं करवाया और 95% किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं है। पॉइंट नंबर 9, कृषि सुधारों की भावी दिशा। भारतीय कृषि क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रयास अपेक्षित हैं। कृषि क्षेत्र में उच्च आर्थिक संवृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश की मात्रा में वृद्धि अपेक्षित है। इसके लिए कृषि सब्सिडी के बढ़ते बोझ में चरणबद्ध तरीके से कटौती आवश्यक है। बिना इसके केंद्रीय और राज्य योजनाओं में कृषि क्षेत्र हेतु आवंटित राशि में वृद्धि मुश्किल है। जल प्रबंधन के साथ साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित आधारभूत ढांचे के विस्तार एवं विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इस संदर्भ में विपणन और भंडारण से संबंधित समस्याओं का निराकरण, ऊर्जा सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के ढांचे के विस्तार के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है। कृषि साख के सांगठनिक ढांचे का विस्तार करते हुए कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाए जाने की जरूरत है। किसानों को रियायती ब्याज दर पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह के विस्तार में कृषि ऋण जोखिम एक महत्वपूर्ण अवरोध है। इसके लिए आवश्यकता है
कि कृषि बीमा सेवा का विस्तार करते हुए फसल बीमा की सेवा की तर्ज पर मूल्य बीमा प्रणाली की शुरुआत की जाए और इसे कृषि ऋण से संबद्ध किया जाए। जहां तक कृषि क्षेत्र में निवेश और पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाने का प्रश्न है, तो इसमें निजी निवेश की संभावनाओं की भी पड़ताल करनी होगी। यह तभी संभव है जब कृषि के विविधीकरण के जरिए निवेश को लाभदायक बनाया जाए, निवेश को जोखिम रहित बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं और निवेश के अवसरों को सृजित किया जाए। यह भी आवश्यक है कि व्यापक व्यापार नीति को बढ़ाने हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रभावशाली तंत्र विकसित किया जाए ताकि बड़े निवेशक इस ओर आकर्षित हो सके। कृषि में विविधीकरण पर जोर देते हुए खाद्यान्न फसलों के विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को दलहन और तिलहन के पक्ष में बनाया जाए। कृषि आधारित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है ताकि किसानों को बाजार में जोड़ा जा सके और अधिक उदारीकरण के लाभों को किसानों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही कृषि क्षेत्र की निर्यात संभावनाओं के दोहन की भी जरूरत है। कृषि क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव हो सके और उसकी आर्थिक लागत को भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। बिना इसको कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन करना संभव नहीं होगा। कृषि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना भी अपेक्षित है। 10वां प्रमुख पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और कृषि। जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए भी चुनौती है और अवसर भी है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और स्वास्थ्य के साथ साथ खाद्य एवं पोषक सुरक्षा की समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है। उसका कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन बाढ़ एवं सूखे के उन जोखिमों को और अधिक बढ़ाने में सहायक है जिनका सामना भारतीय कृषि को करना पड़ रहा है। विशेष रूप से उस क्षेत्र की कृषि सर्वाधिक प्रभावित होती है जिसकी वर्षा पर निर्भरता अधिक है। इसका प्रतिकूल असर फसल पैटर्न के साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य और भूमि की उत्पादकता पर भी पड़ता है। भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि जलवायु परिवर्तन को परिणाम स्वरूप समुद्री जल स्तर में वृद्धि, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल सिंचित फसलों की उत्पादकता में कमी, फसल पैटर्न में परिवर्तन, पशुधन पर दबाव में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में कमी और बाढ़ में वृद्धि का खतरा है जो भारतीय कृषि क्षेत्र पर दबाव को बढ़ाने का काम करेगी। इससे सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या का वह हिस्सा होगा जिसे क्वांटाइल आय समूह कहा जाता है, मतलब समाज में निम्न आय वर्ग वाला 20% हिस्सा। यदि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से कृषि क्षेत्र और समाज के निचले हिस्से को बचाना है तो भारत को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इसके लिए संसाधनों की जरूरत होगी क्योंकि क्लीन टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के साथ साथ उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग हेतु अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी। नवीनतम क्लीन टेक्नोलॉजी पारंपरिक तकनीक और उपकरणों को अनुपयोगी बना देगी। भारत वर्तमान में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, पोषण असुरक्षा और कुस्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षित संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सीमित संसाधनों को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर खर्च करने के लिए उसे अपने समक्ष विद्यमान सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं की उपेक्षा करनी होगी जो राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संकट को जन्म देगी। इससे तीव्र संवृद्धि के साथ साथ समावेशी विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। यह स्थिति आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को और अधिक जटिलता प्रदान कर सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की यह कोशिश रहती है कि विकसित देश आसान शर्त पर स्वच्छ तकनीकों के हस्तांतरण पर सहमत हों। साथ ही जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर सहमत हों ताकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामंजस्य स्थापित कर सकें और उनका प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकें।
इसका अर्थ यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए महज समस्या लेकर आई है। सच तो यह है कि इससे निपटने की कोशिश भारत के लिए अवसर बन सकती है। कारण यह है कि निकट भविष्य में स्वच्छ तकनीक व प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कुशल व्यवसायियों की मांग तेजी से बढ़ेगी और भारत अपनी कुशल व युवा कार्यशील जनसंख्या की बदौलत इस मांग को पूरा कर पाने में समर्थ होगा। चुनौतियों से निपटने के उपाय। कृषि क्षेत्र के समक्ष मौजूद जलवायु परिवर्तन की जिन चुनौतियों की चर्चा ऊपर दी गई है या की गई है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत समेकित नजरिए के साथ पहल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करते हुए इसने विकसित देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ाया है ताकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उनके द्वारा कमी लाई जाए। साथ ही घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्य योजना उत्सर्जन में कटौती के स्वैच्छिक मूल्यों की घोषणा करती है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर निम्न कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा सितंबर 2010 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का अनुमोदन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन को प्रति अधिक लोचशील बनाना है। इसके लिए भूमि एवं जल की जैव विविधता और जननीक संसाधन की विकासशील कार्य योजना के जरिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन का संवर्धन और जल के इस्तेमाल में 20% तक किफायत को बढ़ावा देना है। वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय जलवायु रेसिलिएंट कृषि पहल ICAR के द्वारा शुरू किया गया। यह कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को अनुकूलन और अल्पीकरण पर जोर देता है और किसानों को जलवायु निवारक प्रौद्योगिकी को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह फसल, पशुधन और मत्स्यिकी को अपने दायरे में लाते हुए अनुकूलन और अल्पीकरण संबंधी अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर बल देता है। 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वानिकी गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत के साथ साथ सभी राज्यों को धारणीय वन प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1 से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिपादन आधारित अतिरिक्त वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के स्वैच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील है। साथ ही वनीकरण के जरिए वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। निश्चय ही इससे खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।